नमस्कार, जय हिंद साथियों। शिक्षा के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग मानव भूगोल को पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे। इसके पहले मैंने ऑफलाइन क्लास में भौतिक भूगोल और भारत के भूगोल को पढ़ा दिया हूँ। हालांकि ये भारत का भूगोल और जो भौतिक भूगोल है ये मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऑफलाइन में मैंने पढ़ाया था, लेकिन मैं उसको भी इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा पढ़ा करके। लेकिन आज हम लोग शुरुआत करेंगे मानव भूगोल और ह्यूमन ज्योग्राफी से। तो सबसे पहले ये जो मानव भूगोल है, यह भूगोल एक उत्कृष्ट शाखा के रूप में विकसित हुई है, यानी कि भूगोल की यह एक उत्कृष्ट शाखा है ना। और मानव भूगोल टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षा से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चूँकि मानव भूगोल पर सभी लोगों का ध्यान उतना नहीं जा पाता है, इसलिए सभी लोग मानव भूगोल में कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाते हैं और यहीं से जो है कि 2-4 क्वेश्चन कम होने की वजह से सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। इसलिए मानव भूगोल को अच्छी तरीके से पढ़िए, क्योंकि यह एक कंसेप्चुअल बेस पर है, फैक्चुअल बेस पर है। इसको याद भी करना पड़ता है, रटना भी पड़ता है, इसलिए मानव भूगोल बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम लोग आज के सेशन में मानव भूगोल को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मानव भूगोल को समझने से पहले हम लोग एक बार चर्चा करेंगे भूगोल पर कि भूगोल का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इसकी शाखाएं कौन सी है। फिर उसके बाद हम लोग मानव भूगोल के बारे में डिटेल से और प्रॉपरली तरीके से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मानव भूगोल। यदि मानव भूगोल की बात की जाए तो मानव भूगोल क्या है कि मानव और पर्यावरण के मध्य, है ना, एक तरफ मनुष्य है, एक तरफ पर्यावरण है, तो दोनों के मध्य जो पारस्परिक संबंध होते हैं उसी का जो अध्ययन करता है, वही अध्ययन करने वाला विज्ञान मानव भूगोल कहलाता है। तो एक तरफ मानव है और एक तरफ पर्यावरण है, तो मानव और पर्यावरण के मध्य आंतरिक संबंधों का जो पारस्परिक अध्ययन होता है ना, उसी को क्या कहा जाता है, मानव भूगोल कहा जाता है। और चूँकि जो मानव भूगोल के पिता हैं, तो मानव भूगोल के पिता देखिए रेडजेल कहलाते हैं ना। ये आप लोग सभी लोग को पता हो कि मानव भूगोल के पिता कौन है, ये रेडजेल हैं। तो मानव भूगोल के पिता रेडजेल हैं। ये रेडजेल एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे, है ना। ये कौन थे, एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे। तो रेडजेल ने ही मानव भूगोल की नींव रखी और इन्हें मानव भूगोल का पिता या जनक के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, इन्हें मानव भूगोल का पिता या जनक क्यों कहा जाता है, क्योंकि रेडजेल ही वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने मानव भूगोल की अध्ययन की शाखा के रूप में पृथक रूप से जो है कि इसको स्थापित किया था। इसलिए रेडजेल को मानव भूगोल का पिता कहा जाने लगा। इसके अलावा इन्होंने एक पुस्तक भी लिखा था, एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक ये पुस्तक इन्होंने लिखा। इसका हिंदी अर्थ मानव भूगोल ही होता है, मानव भूगोल होता है। इस कारण से रेडजेल को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। अब देखिए कि अब ये जर्मन विद्वान थे। एक देखिए और विद्वान हैं, एक है ब्लांस, नाम सुना होगा आप लोगों ने ब्लांस का। तो ये जो ब्लांस है, ये ब्लांस फ्रांस के भूगोलवेत्ता थे, है ना। ये फ्रांस के भूगोलवेत्ता थे और ब्लांस को फ्रांस में मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। तो ब्लांस को फ्रांस में मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, जबकि रेडजेल को मानव भूगोल का जनक
कहा जाता है। यदि कभी परीक्षा में आ जाए कि मानव भूगोल का जनक इनमें से कौन सा है, एक तरफ आपका रेडजेल भी दिया हो और दूसरी तरफ आपका ब्लांस भी दिया हो, तो यदि ये पूछा जाए कि मानव भूगोल के जनक के रूप में किसे जाना जाता है और रेडजेल के साथ साथ ब्लांस भी आ जाएंगे, तो आप निसंदेह रेडजेल पर आप टिक करिएगा। इसमें कोई जो है कि गलती या दिक्कत नहीं होगी। यदि पूछा जाएगा कि फ्रांस में मानव भूगोल के जनक कौन है, तब तो यहाँ पर ब्लांस हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थोड़ा सा मानव भूगोल के जनक के रूप में बताए। अब देखिए थोड़ा सा अब हम लोग चर्चा करेंगे भूगोल के बारे में, है ना। सबसे पहले हम लोग भूगोल के अर्थ, परिभाषा और भूगोल के जनक के बारे में भी हम लोग देखेंगे। आइए हाँ, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि ये जो एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक थी, यह 2 खंडों में प्रकाशित हुई थी। पहला जो खंड प्रकाशित हुआ था 1882 में और दूसरा 1891 में प्रकाशित हुआ था। तो ये एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक ये 2 खंडों में प्रकाशित हुई, 1882 में, 1891 में। और एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये रेडजेल के द्वारा लिखा गया था। एंथ्रोपोजियोग्राफी को ही हिंदी में मानव भूगोल कहते हैं। और ये जो एंथ्रोपोजियोग्राफी है यह एक जर्मन भाषा है और इसका जो हिंदी रूपांतरण है ये मानव भूगोल है। तो रेडजेल के जो पिता हैं, मानव भूगोल के जो पिता है वो रेडजेल हैं। अब आइए मित्र हम लोग भूगोल के बारे में देखते हैं और भूगोल का अर्थ भी समझते हैं और भूगोल के शाखाओं के बारे में भी जानेंगे। और उसके साथ साथ भूगोल के पिता कौन है, हिकेटियस हैं अथवा इरेटास्थनीज हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से जानेंगे। आइए अब देखते हैं हम लोग भूगोल। बताओ अभी से आ रही हो? कहाँ रह गई अंकिता? काहे? अच्छा, तो बहुत हल्ला हो रहा हो। आइए अब हम लोग भूगोल के बारे में जानते हैं। तो भूगोल का सबसे पहले ये समझिए कि ये जो भूगोल शब्द है, यह भूगोल शब्द आंग्ल भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? आंग्ल भाषा का शब्द है। ये बहुत कम लोग ही जानेंगे कि ये भूगोल आंग्ल भाषा का शब्द है। और भूगोल का जो अंग्रेजी पर्याय है, भूगोल का अंग्रेजी पर्याय जियोग्राफी है। और ये जो जियोग्राफी है यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक या यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना, 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक पहला हो गया जी और दूसरा हो गया ग्राफो। यहाँ पर जी का जो मतलब होता है ये होता है पृथ्वी और ग्राफो का मतलब होता है वर्णन। इस प्रकार पृथ्वी का, है ना, पृथ्वी का वर्णन क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। तो ये अर्थ से एक परिभाषा निकला, इसको आप अर्थ समझिए कि ये अर्थ है भूगोल का, है ना। भूगोल का अर्थ है मीनिंग। तो ये जो भूगोल है, भूगोल शब्द आंग्ल भाषा का एक शब्द है और भूगोल का जो अंग्रेजी पर्याय होता है ये जियोग्राफी है। और जियोग्राफी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक जी और दूसरा है ग्राफो। जी का मतलब पृथ्वी और ग्राफो का मतलब वर्णन करना। इस प्रकार पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कराता है? भूगोल कराता है। लेकिन यह जो परिभाषा है यह एक स्थूल परिभाषा है ना। यह एक स्थूल परिभाषा है, चूँकि सिर्फ पृथ्वी का वर्णन
तो पृथ्वी का कौन सा भाग का वर्णन किया जाए कि वो भूगोल कहलाए, है ना। तो यहाँ पर यह एक स्थूल परिभाषा बन जाती है, लेकिन इसके अलावा भी एक विस्तृत परिभाषा दी गई है। जो परिभाषा है देखिए मित्र यहाँ पर, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए, यानी कि पृथ्वी का जो वर्णन है, तो पृथ्वी का जो वर्णन हुआ यह एक स्थूल परिभाषा है। अब देखिए इसकी जो परिभाषा हो सकती है, क्या परिभाषा हो सकती है भूगोल की, परिभाषा। तो भूगोल ज्ञान और विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत भूतल की वैज्ञानिक व्याख्या की जाती है, वैज्ञानिक व्याख्या की जाती है। तो ये देखिए मित्र, इसका एक परिभाषा बन गया कि भूगोल ज्ञान व विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत भूतल की वैज्ञानिक व्याख्या की जाती है। अब देखिए ये जो भूतल है, तो भूतल, इसको समझ लेते हैं हम लोग भूतल। ये हो गया आपका भूतल, ये हो गया भूतल। तो अब इसी भूतल की जो है कि एक वैज्ञानिक व्याख्या की जाएगी। इसके पहले हम लोगों ने भूगोल के अर्थ से उसकी परिभाषा को निकाला, जिसमें पृथ्वी का वर्णन बताया गया कि पृथ्वी का जो वर्णन है वही भूगोल है। तो अब इसमें पृथ्वी का वर्णन देखिए कैसे होगा। एक तो एक भूतल के ऊपरी भाग का, जहाँ पे वायुमंडल होता है, इस वायुमंडल का अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद इसी भूतल पर ही जो जलीय भाग हैं, जो जलीय भाग हैं, इसको जलमंडल, इसका अध्ययन। इसके अलावा इस भूतल के निचले भाग का अध्ययन, जिसे भूमंडल कहेंगे। तो इस भूतल के अध्ययन के अंतर्गत इन तीनों चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। इसी को जो है कि भूगोल कहा गया। तो यानी कि वायुमंडल का भी अध्ययन, जलमंडल का अध्ययन, और इसके नीचे वाले जो भाग है जिसको भूमंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके जो पृथ्वी का वर्णन है, तो पृथ्वी के वर्णन में ये वायुमंडल, जलमंडल और भूमंडल, इन तीनों चीज़ों को समाहित किया जाएगा। और फिर इसका जब अध्ययन होगा तो वहीं इसकी वैज्ञानिक व्याख्या कहलाएगी, और यही वैज्ञानिक व्याख्या ही भूगोल कहलाएगी। तो आइए अब देखिए कुछ परिभाषा है। लोगों ने दिया है, कुछ विद्वानों ने। ये परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये टीजीटी, पीजीटी, एलटी और अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछ लेता है, और वहाँ पे मैक्सिमम गलत होने का जो है कि चांसेस रहता है। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक हेल्प भी कर दूंगा ताकि उसमें कोई गलती न होने पाए। अब बात की जाए इसके परिभाषा की। ये तो परिभाषा ही था, लेकिन अब इसके बाद परिभाषा की बात की जाए तो एक विद्वान थे जिनका नाम पीटर हैगेट था। पीटर हैगेट। तो पीटर हैगेट ने बताया कि जियोग्राफी इज ए मिरर ऑफ द अर्थ, है ना। जियोग्राफी इज अ मिरर
ऑफ द अर्थ, अर्थात भूगोल पृथ्वी का दर्पण है। क्या है? भूगोल पृथ्वी का दर्पण है। जिस प्रकार से किसी दर्पण का प्रयोग किसी छवि को देखने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार से भूगोल का प्रयोग पृथ्वी को देखने के लिए किया जाता है। इसलिए कहा गया कि भूगोल पृथ्वी का दर्पण है, यानी कि जियोग्राफी इज अ मिरर ऑफ द अर्थ। पीटर हैगेट ने ऐसा कहा। अब इसका मतलब क्या हुआ तो देखिए, और पीटर हैगेट ने इस वाक्य को लिखते हुए आगे ये भी लिखा कि जिस प्रकार इतिहासकार, है ना, जिस प्रकार इतिहासकार दर्पण का प्रयोग पीछे देखने के लिए करते हैं, उसी प्रकार भौतिकविद, है ना, उसी प्रकार जो भौतिकविद होते हैं, भौतिकविद दर्पण का प्रयोग आगे देखने के लिए करते हैं, आगे देखने के लिए करते हैं। तो जो भूगोलवेत्ता होते हैं वहीं भूगोलवेत्ता, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, वहीं भूगोलवेत्ता दर्पण का प्रयोग क्षेत्र के विभिन्न आयामों को देखने के लिए करते हैं। यहाँ तक दिखाई दे रहा है? नहीं? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक परिभाषा पीटर हैगेट के द्वारा दिया गया, जिसमें पीटर हैगेट ने कहा कि भूगोल पृथ्वी का दर्पण है। अर्थात इन्होंने यह बताया कि जिस प्रकार इतिहासकार दर्पण का प्रयोग पीछे देखने के लिए करते हैं और भौतिकविद दर्पण का प्रयोग आगे देखने के लिए करते हैं, उसी प्रकार भूगोलवेत्ता दर्पण का प्रयोग क्षेत्र के विभिन्न आयामों को देखने के लिए करते हैं। तो यह एक परिभाषा जो है कि पीटर हैगेट के द्वारा अपने इस वाक्य के रूप में दिया गया था। अब इसके अलावा देखिए अन्य भी परिभाषाएं हैं, जैसे कि हम्बोल्ट, है ना। तो जो हम्बोल्ट हैं ये भी एक जर्मन स्कॉलर थे और हम्बोल्ट के साथ साथ रीटर को आधुनिक भूगोलवेत्ता का जनक या संस्थापक के रूप में माना जाता है। अब देखिए मित्र, यहाँ पर अब हम लोग हम्बोल्ट के अनुसार परिभाषा लिखेंगे। चूँकि यहाँ पर जगह उतनी बच नहीं पाती, इसलिए मिटाना पड़ता है। अब चूँकि स्मार्ट बोर्ड है नहीं ये, ताकि इसको ऊपर नीचे खिसका दिया जाए। अब भूगोल की परिभाषा हम लोग देखते हैं हम्बोल्ट के द्वारा, है ना। यहाँ से हम्बोल्ट, तो ये हम्बोल्ट कौन थे? एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे। कौन थे ये? जर्मन भूगोलवेत्ता थे और ये आधुनिक भूगोल के जनक के रूप में माने जाते हैं। अब इसके अलावा इन्होंने क्या परिभाषा दिया था कि भूगोल पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित है।
अध्ययन से संबंधित है। तो यहाँ पर पृथ्वी के अध्ययन का मतलब क्या हुआ? सिर्फ पृथ्वी के ऊपरी भाग का? जी नहीं मित्र, पृथ्वी के अध्ययन से तात्पर्य संपूर्ण पृथ्वी जगत का, चाहे वो वायुमंडल हो, चाहे जलमंडल हो, चाहे स्थलमंडल हो, चाहे पृथ्वी के अंदर का भाग का भूगर्भ जिसको कहा जाता है उसका भाग हो, इन सभी का अध्ययन जो कि इसके अंतर्गत आता है। अब वहीं दूसरी ओर रीटर भी एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे और इन्हें भी आधुनिक भूगोल के जनक के रूप में माना जाता है ना। तो इन्होंने बताया, भूगोल परिभाषा देते हुए बताया कि भूगोल का उद्देश्य ये देखिए, टीजीटी और ईएलटी की परीक्षाओं में एक परिभाषा जरूर पूछा जाता है। आप चाहे 2, 4, 5 बार का जो परीक्षा हुआ है वहाँ से प्रश्न पत्र उठा के आप देख सकते हैं, जरूर कोई ना कोई एक परिभाषा पूछ दिया जाता है। और मैं इसमें पढ़ाते हुए ये भी बता दूंगा कि इनमें से कौन सी परिभाषा बार बार पूछी जाती है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी के तल का अध्ययन है। पृथ्वी के तल का अध्ययन है। भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी के तल का अध्ययन है, जो मानव का निवास गृह है, जो मानव का निवास गृह है। तो रीटर ने भूगोल परिभाषा देते हुए बताया कि भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी के तल का अध्ययन है, पृथ्वी के तल का अध्ययन है जो मानवों का निवास गृह है। तो रीटर ने यह परिभाषा दिया और रीटर भी हमबोल्ट के जो है कि समकक्ष हैं और रीटर को भी हमबोल्ट के साथ साथ आधुनिक भूगोल के जनक के रूप में माना जाता है। तो हमबोल्ट और रीटर ये दोनों एक समकक्ष हैं और दोनों ही जर्मन भूगोलवेत्ता थे, आधुनिक भूगोल के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। अब इसके अलावा एक परिभाषा हेटनर का है, हेटनर का। तो देखिए, हेटनर ने एक शब्द दिया था जिसे कोरोलॉजी साइंस के नाम से जाना जाता है। कोरोलॉजी अर्थात क्षेत्र वर्णनी या भूविस्तारी विज्ञान तो हेटनर ने भूगोल को क्षेत्रवर्णी या भूविस्तारी विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। और यह देखिए, सवाल पूछा भी गया था, ये पीजीटी उत्तर यूपी के पीजीटी 2021 में ये परिभाषा पूछा गया था कि भूगोल को किसने क्षेत्रवर्णी या भूविस्तारी विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। तो किसने किया था? हेटनर ने किया था। तो ये देखिए, यहाँ पर ये जो परिभाषा है हेटनर के द्वारा जो दिया गया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। तो कोरोलॉजिकल साइंस या क्षेत्रवर्णी विज्ञान या इसी को भूविस्तारी विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। तो भूगोल को क्षेत्रवर्णी या भूविस्तारी विज्ञान के रूप में परिभाषित किसने किया? तो हेटनर ने किया। और हेटनर ने क्या बताया? इन्होंने अपने क्षेत्रवर्णी और भूविस्तारी विज्ञान के आधार पर इन्होंने यह बताया कि पृथ्वी के तल पर, है ना, पृथ्वी के तल पर क्षेत्रीय विभिन्नताओं और उनके स्थानिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। अध्ययन भूगोल कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए, हेटनर ने अपने
भूगोल परिभाषा देते हुए इन्होंने कोरोलॉजिकल साइंस या भूविस्तारी विज्ञान शब्द का प्रयोग किया, जिसमें इन्होंने बताया कि पृथ्वी के तल पर क्षेत्रीय विभिन्नता, यानी कि भूगोल का जो कार्य है या जो उद्देश्य है वो हमारी पृथ्वी के तल पर जो विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं हैं, और ये विभिन्नताएं दो प्रकार की हो सकती हैं। ये जो विभिन्नताएं हैं दो प्रकार की हो सकती हैं। एक आपका प्राकृतिक हो सकता है, प्राकृतिक विभिन्नता, और दूसरा सांस्कृतिक विभिन्नता, तो ये दोनों ही जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कर सकते हैं, भूगोल के एक तत्व के रूप में जाने जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो ये प्राकृतिक विभिन्नता और सांस्कृतिक विभिन्नता और उनके स्थानिक संबंधों का जो अध्ययन होगा वही भूगोल कहलाएगा। यानी पृथ्वी के तल पर क्षेत्रीय विभिन्नताओं और उनके स्थानिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाएगा? भूगोल कहलाएगा। अब देखिए, जिन परिभाषा में आपको क्षेत्रीय विभिन्नता मिल जाए, देखिए यही एक इसका आसान सा तरीका है पकड़ने का, कि जिन परिभाषा में आपको क्षेत्रीय विभिन्नता मिल जाए, समझिए कि क्षेत्रीय विभिन्नता का मतलब है भूविस्तारी विज्ञान या क्षेत्रवर्णी विज्ञान या कोरोलॉजिकल साइंस। तो जहाँ पर जिस परिभाषा में क्षेत्रीय विभिन्नता मिल जाए तो समझिए कि वह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? हेटनर के द्वारा दिया गया है। अब एक और परिभाषा है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी परिभाषा, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, यदि आप लोग लिखना चाहें तो लिख ले। मेरे साथ साथ आप लोग भी नोट्स बनाते रहें, और यह नोट्स जो रहेगा वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अब देखिए, एक परिभाषा है बैरोज के द्वारा। तो एक परिभाषा बैरोज ने दिया था, तो बैरोज ने क्या परिभाषा दिया था कि बैरोज ने भूगोल को पारिस्थितिकी या पर्यावरण के रूप में परिभाषित किया। तो ये भी पूछा जाता है सवाल कि भूगोल को किसने पारिस्थितिकी या पर्यावरण के रूप में बताया? तो किसने बताया? बताओ। बैरोज ने। तबीयत नहीं ठीक है क्या? देखिए, अब अगला है परिभाषा बैरोज का। भूगोल मनुष्य और उसके पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन है। संबंधों का अध्ययन है। अब देखिए, जहाँ पर आपको जिस परिभाषा में पर्यावरण मिल जाए या पारिस्थितिकी मिल जाए, जिस परिभाषा में आपको पर्यावरण शब्द या पारिस्थितिकी शब्द मिल जाए, तो समझिए कि वह जो परिभाषा दी गई है किसके द्वारा दी गई है? बैरोज के द्वारा दी गई है। ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि भूगोल को किसने पर्यावरण या पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया है? तो बैरोज ने परिभाषित किया है। और यह भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब देखिए, तो ये इतनी परिभाषाएं थी, है ना? ये इतनी परिभाषाएं थी और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा थी, और इनमें से यही दो परिभाषाएं ज़्यादातर परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ये बिल्कुल पेट क्वेश्चन हो गया है ये भूगोल के दृष्टि से। एक बैरोज की परिभाषा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक बैरोज की परिभाषा पूछा जाता है, बैरोज की परिभाषा, और दूसरा हेटनर की परिभाषा पूछा जाता है, हेटनर की परिभाषा। अब इनको पूरा देखिए याद तो नहीं हो सकता है एक दफ़ा में। यदि नहीं याद हो रहा है तो आप ऐसे समझिए कि जहाँ पर पर्यावरण की बात आ जाए, जहाँ पर पर्यावरण की बात आ जाए या पारिस्थितिकी की बात आ जाए, पारिस्थितिकी की बात आ जाए, तो समझिए वो परिभाषा बैरोज के द्वारा दिया गया है। और जहाँ पे क्षेत्रीय विभिन्नता या
क्षेत्र वर्णनी विज्ञान की बात आ जाए, समझिए कि वो परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है, हेटनर के द्वारा दिया गया है। तो आप इन्हीं शब्दों को पकड़ के चलिए, परिभाषाओं को तो याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनके जो कुछ शब्द दिए गए हैं, जो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट से आप परिभाषा को पकड़ सकते हैं कि यह परिभाषा बैरोज के द्वारा दिया गया है कि यह परिभाषा हेटनर के द्वारा दिया गया है। तो ये देखिए परिभाषा थी। अब इसके अलावा यदि कहा जाए तो जगह जगह के भू अंतर का रहस्य जो बतलाता है ना, तो जगह जगह के भू अंतर का रहस्य जो बतलाता है, भूतल का वैज्ञानिक वर्णन भूगोल कहलाता है। तो जगह जगह का रहस्य बताने वाला और भूतल का वैज्ञानिक वर्णन करने वाला ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। अब आइए हम लोग चलते हैं भूगोल की शाखा पर, है ना। भूगोल की शाखा पर कितना टाइम रह गया, अच्छा ठीक है। आइए अब हम लोग चलते हैं भूगोल की शाखा पर। अभी देखिए हम लोग भूगोल से परिचित हो रहे हैं, हालांकि हमारा जो टॉपिक है वो मानव भूगोल है, लेकिन इस मानव भूगोल का भी अर्थ परिभाषा इस भूगोल के परिचित होने के बाद ही हम लोग पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो आइए देखिए अब भूगोल की शाखा, हम लोग बात करेंगे अब भूगोल की शाखा। भूगोल की शाखा, तो भूगोल की शाखा क्या है कि तथ्यों के स्थानिक वितरण को समझाता है भूगोल, है ना। तथ्यों के स्थानिक वितरण को समझाता है भूगोल। तो तथ्यों का जो स्थानिक वितरण है ना, तो तथ्यों के स्थानिक वितरण को समझाता है भूगोल। इसकी दो शाखाएं हैं, एक भौतिक और दूसरा मानव भूगोल। देखिए अब एक तरफ है भौतिक भूगोल, है ना, भौतिक भूगोल। अब इस भौतिक भूगोल के अंतर्गत देखिए क्या क्या चीजें आती हैं। तो इसके अंतर्गत देखिए भू आकृति विज्ञान, फिर इसके बाद आपका आ जाएगा जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, समुद्र विज्ञान। इसके अलावा जैव भूगोल, पर्यावरण भूगोल, पर्यावरण भूगोल और मृदा भूगोल, मृदा भूगोल। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत देखिए भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जैव भूगोल, पर्यावरण भूगोल और मृदा भूगोल है। अब इनको अंग्रेजी में भी मैं लिख दे रहा हूँ। इसको कहा जाता है जियोमॉर्फोलॉजी, इसे क्लाइमेटोलॉजी, इसे ओशिनोग्राफी, ओशनोग्राफी, जैव भूगोल को बायोजोग्राफी, बायो जियोग्राफी, पर्यावरण भूगोल को इन्वायरमेंटल जियोग्राफी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, मृदा भूगोल को सॉइल ज्योग्राफी कहा जाता है, सॉइल ज्योग्राफी। अब मृदा भूगोल का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान होता है, मृदा भूगोल का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान होता है, इसे क्या कहते हैं, क्यों बताओ, अध्ययन करने वाला विज्ञान। तो मृदा भूगोल का अध्ययन करने वाला विज्ञान किस नाम से जाना जाता है, पेडोलॉजी से, पेडोलॉजी से, है ना। तो पेडोलॉजी क्या करता है कि यह मृदा का अध्ययन करने वाला विज्ञान होता है। अब देखिए दूसरी तरफ है मानव भूगोल। अब दूसरी तरफ है मानव भूगोल।
तो अब ये जो मानव भूगोल है इसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं, तो देखिए इसकी सबसे पहले शाखा हो जाएगी आपकी जनसंख्या भूगोल है, जनसंख्या भूगोल। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका अधिवास भूगोल, अधिवास भूगोल। यहाँ पे लाइट आ रहा है क्या? अधिवास भूगोल, आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनैतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल। अब इसके अलावा आपका हो जाएगा सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, है ना। एक हो जाएगा आपका ऐतिहासिक भूगोल। तो ये देखिए भूगोल की शाखाएं थी, एक भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। तो इस शाखा को लेकर के एक जो है कि तथ्य भी है कि तथ्यों के स्थानिक वितरण का अध्ययन करता है भूगोल। इसकी दो शाखाएं हैं, कौन कौन सी? भौतिक और मानव भूगोल। तो अब ये देखिए दो शाखाएं हैं और इन दो शाखाओं में देखिए हम लोगों ने भौतिक भूगोल पढ़ा है। अभी इसमें पर्यावरण भूगोल हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है, क्योंकि हम ये ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए थे। तो अभी ऑफलाइन क्लास में पर्यावरण भूगोल को नहीं पढ़ाया गया है। भू-आकृति विज्ञान पढ़ा दिया गया, जलवायु विज्ञान पढ़ा दिया गया, समुद्र विज्ञान पढ़ा दिया गया है, लेकिन ये पर्यावरण भूगोल नहीं पढ़ाया गया है। तो इसको भी मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी जो मैं पढ़ाऊंगा वो मानव भूगोल होगा। अब इस मानव भूगोल में हम लोग मानव भूगोल का अर्थ परिभाषा को समझेंगे। फिर उसके अलावा मानव प्रजाति, फिर मानव का उद्भव एवं विकास, मानव प्रजातियों का उद्भव एवं विकास, विश्व की प्रमुख प्रजातियां एवं जनजातियां, फिर उसके बाद जनसंख्या भूगोल पढ़ेंगे, फिर अधिवास भूगोल पढ़ेंगे और आर्थिक भूगोल पढ़ेंगे। तो ये तो तीनों जो चीज़ें हैं ये बहुत ही मोस्ट हैं। सबसे पहले हम लोग इसको कवर करेंगे, फिर उसके बाद जो कि सांस्कृतिक भूगोल को पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद जब ये मानव भूगोल का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा तब इसके बाद हम लोग भौगोलिक विचारधारा की ओर चलेंगे और भौगोलिक विचारधारा को पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में दोस्तों बस इतना ही। अब इसके बाद हम लोग कल जो चर्चा करेंगे भूगोल के जनक, है ना, भूगोल के जनक। तो भूगोल के जनक जो है कि हिकैटियस या इरेटास्थनीज, हिकैटियस या इरेटास्थनीज। आखिर कौन है भूगोल के जनक, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे और देखेंगे कि हिकैटियस के जनक भूगोल के जनक हिकैटियस को कहा जाए या इरेटास्थनीज को कहा जाए। अब बहुत से विद्वानों का और कुछ लोगों का मतभेद रहा है भूगोल के जनक को लेकर के, हिकैटियस को या इरेटास्थनीज को। तो कल के क्लास में हम लोग प्रॉपर तरीके से समझेंगे कि हिकैटियस को भूगोल का जनक के रूप में माना जाए या इरेटास्थनीज को भूगोल के जनक के रूप में माना जाए। तो आज की क्लास में दोस्तों बस इतना ही, फिर कल हम लोग मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, नेट का एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गया। हाँ चलिए, अब क्या किया जाए, होता ही रहता है ये सब चीज़ें। सभी परीक्षाएं रद्द होती चली जा रही हैं।